नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 1 से गद्य पाठ संख्या 3, अपू के साथ 2.5 साल, जो सत्यजीत राय का एक प्रसिद्ध संस्मरण है। पाठ शुरू करने से पहले हम सत्यजीत राय का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे भारतीय फिल्म निर्माता एवं लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अपनी महानतम फिल्म निर्माण के लिए उन्हें पूरे विश्व में जाना जाता है। कॉमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने 36 फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें कुछ फीचर फिल्में, कुछ डॉक्यूमेंट्री एवं कुछ लघु फिल्में भी शामिल हैं। वे लेखक, प्रकाशक, चित्रकार, संगीतकार, गीत कंपोजर, ग्राफिक्स डिजाइनर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के ज्ञाता थे और उन्होंने इसमें काम भी किया। उनकी पहली फिल्म पथेर पांचाली ने 1995 में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पारितोषिक प्राप्त किए। आइए बात करते हैं उनकी प्रमुख फिल्मों की। उनकी फिल्मों में हैं पथेर पांचाली, अपराजिता, अपू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, ये उनकी बांग्ला फिल्में हैं। उसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये उनकी हिंदी फिल्में हैं। उन्होंने फिल्मों के अलावा लेखन में भी अपना योगदान दिया है, तो उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनको फिल्म क्षेत्र के अपने योगदान के लिए फ्रांस का लेजन डी ऑनर भी प्राप्त है। फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान उन्हें दिया गया है। 1995 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें 32 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है। उन्हें अपने पूरे जीवन की उपलब्धियों के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है। 1965 में उन्हें पद्म भूषण और तत्पश्चात उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे सत्यजीत राय का निधन सन 1992 में हुआ। दोस्तों, ये हुआ सत्यजीत राय का परिचय। आइए अब पाठ का अल्पसार देखते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय का पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण से संबंधित यह संस्मरण है। ये उनकी प्रथम फिल्म थी। वे एक विज्ञापन कंपनी में कार्य करते थे और इसीलिए बहुत सारे पैसे उनके पास न होने की वजह से जब भी उनके पास पैसे जमा होते तब वे फिल्म की शूटिंग करते थे। इसीलिए इस फिल्म का शूटिंग 2.5 साल तक चला। फिल्म शूटिंग के लिए कलाकार पसंदगी का कार्य शुरू किया। उसमें अपू और दुर्गा की भूमिका के लिए उन्हें बच्चे नहीं मिल रहे थे। आखिर घर के पास से ही अपू की भूमिका के लिए एक लड़का मिल गया। तब फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। फिल्म के निर्माण में 2.5 साल लगने के लिए और भी बहुत सी वजहें थी। पैसों का अभाव तो था ही, साथ ही भूलो नामक कुत्ते एवं श्रीनिवास नामक हलवाई की मृत्यु से भी समस्या खड़ी हो गई थी। साथ ही अपू और दुर्गा नामक बच्चे बड़े हो जाने का डर भी था। एक सीन के लिए रेल की पटरी के पास काशफूल के मैदान का शूटिंग चल रहा था। एक ही दिन में वह शूटिंग पूर्ण नहीं हो पाया, तो एक हफ्ते बाद फिर से उसी जगह पर वे लोग शूटिंग के लिए गए, तो काशफूलों के मैदान में काशफूलों का नामो निशान नहीं था। सारे काशफूल जानवरों ने खा डाले थे। तो उस सीन को पूर्ण करने के लिए 1 साल तक
राह देखनी पड़ी दूसरे वर्ष शरद ऋतु में, जब फिर से वहाँ काशफूल खिले, तब फिल्म का शूटिंग हो पाया। इस फिल्म के शूटिंग के लिए बोडाल गांव में उन्होंने एक मकान भी किराए पर रखा था और इसीलिए बोडाल गांव के अलग अलग प्रकार के बहुत से लोगों से उनका परिचय भी हुआ। इस प्रकार इस संस्मरण में उन्होंने फिल्म निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का विवरण किया है। अब मैं वनराज चावड़ा इस पाठ को प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने कवि परिचय में ही बताया कि सत्यजीत राय जो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एवं लेखक हैं, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। उनकी पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण से संबंधित यह संस्मरण है। सामान्य रूप से फिल्म निर्माण 2, 4 या 6 महीने तक चलता है, किंतु पथेर पांचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला, क्योंकि पैसे की कमी थी। वैसे तो अन्य बहुत से कारण उसमें थे। फिल्म निर्माण की जब शुरुआत की तब लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। काम से जब उन्हें फुर्सत मिलती और कुछ पैसे जमा हो जाते तो फिल्म की शूटिंग का कार्य भी शुरू कर दिया जाता था और पैसे खत्म होने पर शूटिंग स्थगित कर दी जाती थी। फिल्म शुरू करने से पहले उन्हें शूटिंग के लिए कलाकार इकट्ठा करने थे। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का उन्हें नहीं मिल रहा था। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में कमरा भाड़े पे ले रखा था और वहाँ बच्चों के इंटरव्यू चल रहे थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए लेखक को जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं मिला। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर पाउडर लगा हुआ था। लेखक को शक हुआ तो उन्होंने उस लड़के से उसका नाम पूछा तो लड़के ने नाजुक आवाज में जवाब दिया, टिया। फिर लेखक ने उसके साथ आए उसके पिताजी से बात की और पूछा कि क्या लड़की के बाल अभी अभी कटवा कर ले आए हैं। यानी कि वह लड़का नहीं किंतु लड़की थी और उसके पिताजी फिल्म में काम मिलने की अपेक्षा से उसके बाल कटवाकर अभी अभी सीधे यहाँ लेकर आए थे। तो इस प्रकार अपू की भूमिका के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था। एक दिन उनकी पत्नी ने छत से नीचे आकर बताया कि पास वाले मकान की छत पर एक लड़का है, जरा उसे बुलाइए। और इस प्रकार आखिर पड़ोस के लड़के को ही अपू की भूमिका के लिए पसंद कर दिया गया, जिसका नाम था सुबेर बनर्जी। लेखक को भी पहले से पता नहीं था कि फिल्म का काम 2.5 साल तक चलने वाला है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे बड़े हो जाने की भी चिंता सताने लगी, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जल्दी बढ़ते हैं। फिर भी लेखक की खुशकिस्मती थी कि उस उम्र में बच्चे जितना बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। यही नहीं, इंदिरा ठाकरोन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी भी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह लेखक के लिए सौभाग्य की बात थी। आइए आगे बात करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पालसीट नामक गांव में गए। रेल लाइन के पास काशफूलों से भरा मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की यहाँ शूटिंग करनी थी। सीन बहुत बड़ा था और इसलिए एक दिन में शूटिंग पूरा न हो पाया। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय करके वे लोग घर पहुंच गए। 7 दिन बाद जब शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह पहचान में ही नहीं आए ऐसी हो गई थी। जानवरों ने सारे काशफूल खा डाले थे। अब क्या किया जाए, तो 1 वर्ष तक उन्हें राह देखनी पड़ी। अगले वर्ष शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया तब उस सीन को पूरा किया गया। यही नहीं, उसमें रेलगाड़ी के जो शॉट्स लेने थे उसमें भी 3 रेलगाड़ियों का उपयोग किया गया था। उसके लिए सुबह से लेकर दोपहर तक
उस पटरी से कितनी रेलगाड़ियाँ गुजरती है उसका पूरा टाइम टेबल देख लिया गया था। हर ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। स्टेशन पर टीम के अनिल बाबू थे, जो स्टेशन से रेलगाड़ी निकलते ही अनिल बाबू भी इंजन की ड्राइवर की केबिन में बैठ जाते थे, क्योंकि जब शूटिंग की जगह पर आते तो बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं उसमें से निकले। फिल्म में सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य अच्छा नहीं लगेगा। तो इस दृश्य के लिए 3 रेलगाड़ियों का उपयोग किया गया था, किंतु फिर भी फिल्म देखने वालों को कभी भी पता नहीं चलता कि 3 रेलगाड़ियों का इसमें उपयोग किया गया होगा। आर्थिक अभाव के कारण भी अलग अलग समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा, जैसे कि फिल्म में अपू और दुर्गा का एक बोलो नामक पालतू कुत्ता है। पैसों के कारण गांव से ही किसी का पालतू कुत्ता लिया गया था। फिल्म में एक दृश्य ऐसा था कि अपू की मां सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठा अपू को देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है और उसका खाने में बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। उसका ध्यान तीर कमान खेलने में है। वह खेलने के लिए उतावला है। भात खाते खाते वह कमान से तीर छोड़ता है और तीर वापस लेने के लिए जाता है। सर्वजया थाली और निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चा खाने को उत्सुक नहीं है। शूटिंग में दिखाना यह है कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन शॉट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई और पैसे भी। तो 6 महीने बाद जब पैसे इकट्ठा हुए तो फिर से बोडाल गांव में शूटिंग के लिए पहुंचे, तो पता चला कि भूलो कुत्ता इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? गांव से ही उसके जैसा ही दिखने वाला दूसरा कुत्ता मिल गया और सचमुच कुत्ता भूलो के जैसा ही था। तो जो अधूरा सीन रह गया था वह पूर्ण किया गया। अपू की मां सर्वजया ने भात गमले में डाले, भूलो ने भात खाया और सीन पूरा हुआ। किंतु फिल्म देखते समय किसी के भी ध्यान में नहीं आता कि 2 कुत्तों से इस फिल्म में काम लिया गया है। आइए आगे बात करते हैं। सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई। श्रीनिवास नाम का एक घूमता मिठाई वाला था। मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे सिर्फ मिठाई वाले के पीछे पीछे चले जाते हैं मुखर्जी के घर के पास, क्योंकि मुखर्जी अमीर आदमी है। वह मिठाई खरीदेंगे तो ये दोनों बच्चे उसे देखकर ही खुश होंगे। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद कुछ महीनों के लिए शूटिंग स्थगित कर दी गई। पैसे आने पर फिर से शूटिंग के लिए गए तो श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले जो सज्जन थे उनका देहांत हो गया था। अब ऐसा ही आदमी कहाँ से मिलेगा? तो छानबीन की गई तो एक सज्जन मिले, किंतु उनका चेहरा श्रीनिवास के जैसा नहीं था, लेकिन शरीर से वे श्रीनिवास जैसे ही लगते थे। तो बाकियों उसके लिए नए श्रीनिवास के रूप में इन्हें पसंद किया गया और कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार से पीछे की ओर का शूटिंग लेकर इस सीन को पूरा कर दिया गया, किंतु फिल्म में किसी को भी पता नहीं चला कि यह दूसरा आदमी है। इस श्रीनिवास के सीन में भी एक शॉट के लिए तंग आ गए थे भूलो कुत्ते की वजह से, क्योंकि छोटे पुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है। अपू और दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। मिठाई वाला पूछता है, क्यों मिठाई खरीदेंगे? तो इस सवाल पर बच्चे ना कहते हैं और मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा और अपू भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। दोनों दौड़ते हैं तो पीछे से झुरमुट में से बैठा
बूलो भी दौड़ता है ऐसा दृश्य फिल्म में दिखाना है, किंतु बूलो कुत्ता दौड़ता नहीं है। ये कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ कुत्ता तो था नहीं। बार बार प्रयास कर रहे थे, फिल्म बेकार जा रही थी। कुत्ता पीछे से दौड़े तो ही उनका पालतू कुत्ता है ऐसा लगेगा। अब क्या किया जाए? तब लेखक ने दुर्गा को हाथ में मिठाई रखकर छिपा लेने के लिए कहा और कुत्ते को दिखाकर दौड़ना है। तो दुर्गा ने अपने हाथ में मिठाई छिपाई और कुत्ते को दिखाकर फिर दौड़ी। तब कुत्ता उनके पीछे दौड़ा। यानी कि वास्तविक रूप से फिल्म निर्माण जब करते हैं तो कोई सरल काम नहीं है। पैसे की कमी की वजह से बारिश का दृश्य भी उसमें बरसात के दिनों में ही लेना था। तो बरसात के दिन आए पर पैसे नहीं थे, इसलिए शूटिंग नहीं कर पाए। पैसे आए तब अक्टूबर का महीना आ गया था, शरद ऋतु शुरू हो गई थी। आकाश निरभ्र था, यानी कि आकाश में बादल नहीं दिखाई दे रहे थे। शायद ही बरसात की आशा थी। फिर भी इस आशा के साथ कि बारिश होगी रोज शूटिंग के लिए जाते थे। एक दिन आकाश में काले बादल मंडरा गए। लेखक कल्पना करने लगे कि यह बादल और बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन ऐसा ही हुआ। आकाश में बादल छाए, धुआंधार बारिश भी हुई और बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा उसने लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा हे वृष्टि घरे जा, यानी नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर जाओ। इस सीन के शूटिंग के वक्त अपू का बदन खुला था तो अपू को ठंड लग गई। वह सिहर उठा। शॉट पूरा होने पर उसे दूध में ब्रांडी मिलाकर दी गई और इस प्रकार भाई बहन का शरीर गर्म किया गया। फिल्म देखें तो पता चलता है कि यह शॉट बहुत ही अच्छा चित्रित किया गया है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव अधिक उपयुक्त था। अपू और दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सब बोडाल गांव में और आसपास ही मिल गए। अब तो गांव में पक्के घर, रोड और बिजली भी आ गए हैं, किंतु उस जमाने में नहीं थे। फिल्म की शूटिंग के लिए बोडाल गांव में बार बार जाना पड़ा और इसी वजह से वहां के लोगों से भी परिचय हो गया। एक अद्भुत सज्जन थे जिनको सुबोधदा कहते थे। 60-65 साल के होंगे। माथा गंजा, अकेले झोंपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर बड़बड़ाते रहते थे। शूटिंग की बात जानकर एकदम गुस्सा हो गए और लेखक वगैरह को देखकर चिल्लाने लगे, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। बाद में लोगों से पता चला कि मानसिक रूप से बीमार है, किंतु वे वायोलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में लेखक के कान में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। उनके मतानुसार सारे पाजी थे उनके दुश्मन थे। जिस घर में शूटिंग चल रही थी उसके पड़ोस में एक दुबी रहता था, उससे भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। वह थोड़ा सा पागल था। कभी भी भाइयों और बहनों कहकर राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु शूटिंग के समय भी वह ऐसा करने लगता था तो साउंड को प्रभावित कर देता था। धोबी के रिश्तेदारों ने इसमें लेखक की मदद की, नहीं तो वह बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। जिस घर में शूटिंग चल रही थी वह घर एकदम ध्वस्त अवस्था में था। मालिक कलकत्ता में रहता था तो शूटिंग के लिए उसे भाड़े पर लिया गया था। मरम्मत करके शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाया गया था। उसमें भी 1 महीना लग गया था। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे। उन कमरों में सामान रखा जाता था। कमरा
फिल्म में नहीं दिखाया गया है। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठते थे। शूटिंग के वक्त वह दिखाई नहीं देते थे। हर शॉट के बाद लेखक उन्हें पूछते थे कि साउंड ठीक है ना, तो वो हाँ या ना में जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद जब लेखक ने पूछा कि भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, 2 बार पूछने पर भी उन्होंने जवाब न दिया। तो कमरे में जाकर देखा तो एक बड़ा सा सांप कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे, डर गए थे, उनकी बोलती बंद हो गई थी। वहां आने पर ही कुछ दिनों में सांप को देखा था और मारने की इच्छा भी हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने मना किया था और बताया था कि वह वास्तु सर्प है और बहुत दिनों से वहां रह रहा है, इसलिए उसको नहीं मारा गया। तो इस प्रकार एक फिल्म के निर्माण में कितनी सारी कठिनाइयां उठानी पड़ती है, मुसीबतें झेलनी पड़ती है, तब एक अच्छी फिल्म का निर्माण होता है। यह यहाँ बताया गया है। पाठ यहाँ पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।